सो वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पार्ट 2 और आज हम देखने वाले डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। पिछली बार जब हमने पढ़ा था हमने क्या कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था, न्यूट्रिएंट किसे कहते हैं, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। आज हम आगे बढ़ने वाले डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स में देखने वाले बच्चों ये हम हैं, ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर है। आपके सामने मैं खड़ा हूँ, मेरा भी स्ट्रक्चर है। नाउ जब हम ह्यूमन में डाइजेशन की बात करते हैं तो आप देखिए ह्यूमन का जो डाइजेशन होता है वो अलग स्टेज से गुजरता है। पहला स्टेज होता है इंजेशन, यानी जिस तरीके से आप फूड का इंटेक करते हो, द इंटेक ऑफ फूड इज नोन एज इंजेशन। उसके बाद में आपकी बॉडी में होता है एब्जॉर्प्शन, यानी आपके फूड मटेरियल के अंदर जो भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल जो भी होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, इसको एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। इसके बाद जब हमारा फूड मटेरियल हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है और वहां से हमारी जो स्मॉल में कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो फूड मटेरियल में से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को एब्जॉर्ब करके बॉडी के पास रिटर्न भेजते हैं, इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। और लास्ट में जो स्टेप आता है वो होता है इजेशन, यानी रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, जिसको दूसरी लैंग्वेज में आप बोलते हो एक्सक्रीशन, ठीक है, उसे दूसरे में क्या बोलते हो, एक्सक्रीशन। तो आप देखते हैं कि कैसे डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग स्टार्ट होता है। ना सबसे पहले आते हैं आपके माउथ के पास। याद रखो डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग बिगिंस विद द माउथ। आपके मुंह से आपका डाइजेशन स्टार्ट होता है ना। अगर मैं मुंह की बात करूं तो देखो हमने यहाँ पे माउथ बनाया हुआ है और माउथ में कोई तीर दिखाई दे रहा है, यस। ना आपके मुंह में ये आपका लोअर जॉ है, ये अपर जॉ है। आपका लोअर जॉ मूवेबल है मगर आपका अपर जॉ फिक्स होता है। बट आपके दोनों दांतों के बीच में गैप होता है, स्पेस होता है, अपर जॉ लोअर जॉ के बीच में स्पेस होता है, जिसकी वजह से इस रीजन को बोलते हैं बक्कल कैविटी, ठीक है ना। बक्कल कैविटी, अब आपका जो टंग होता है, टंग क्योंकि आपका बक्कल कैविटी के पोस्टीरियर रीजन यानी पीछे के रीजन में अटैच होता है, इसलिए आपका टंग जो है वो आपके मुंह के बाहर है। आप उससे आगे की ओर हिला सकते हो बट आपका टंग पीछे रिवर्स नहीं पूरा जा पाता। और जब हम अपने टंग की बात करते हैं तो हमारे टंग की खासियत करते जानते हो, हमारे टंग में छोटे छोटे टाइनी पीक्स होते हैं जिनको बोलते हैं टेस्ट बर्ड। और जो टेस्ट बर्ड होते हैं ये हमें हमारे खाने का टेस्ट बताते हैं कि क्या हमारा खाना सॉल्टी है, ठीक है, सॉर है, स्वीट है, बिटर है, कैसा है, ये हमारे टेस्ट बर्ड हमें बताते हैं। दूसरी बात, हमारा जो टंग होता है वो पूरा मसल्स का बना होता है, ये ध्यान रखिएगा ना। अब बक्कल कैविटी के अंदर सर में टंग तो बता दिया, और क्या होता है, टीथ। हमारे जब हम बक्कल कैविटी की बात करते हैं तो हमारे पास टीथ आते हैं ना। जब हम टीथ की बात करते हैं तो हमारे टीथ में 4 टाइप्स के टीथ होते हैं हमारे मुंह के अंदर, 4 टाइप्स, जिसमें पहला जो होता है, पहला होता है हमारा इंसीजर, ठीक है। सेकंड हमारा होता है कैनाइन, हमारा थर्ड होता है प्रीमोलार और 4 टाइप का टीथ होता है हमारा मोलार। नो अब आप देखो मैं इनका पिक्चर बना रहा हूं। इंसीजर नॉर्मली आप सबके दांत के आगे इस प्रकार टीथ होंगे, इन्हें आप बोलते हो इंसीजर। दूसरा होता है ऐसा शार्प टीथ आपके मुंह में, जिन्हें आप कहते हो कैनाइन्स। फिर आपके मुंह में इस प्रकार स्ट्रक्चर के टीथ होते हैं जिनको आप बोलते हो मोलार। और फिर इनके पीछे इस तरीके से कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए टीथ होते हैं जिनको आप बोलते हो मोलार, ठीक। इनके फंक्शन अगर देखें तो जो इंसीजर और कैनाइन है इनका फंक्शन होता है बाइट करना। बाइट करना मतलब किसी जब आप वड़ा पाव खाते हो, बिस्किट खाते हो या फ्रूट खाते हो, आप ऐसे करके उसको बाइट करते हो, ठीक। ये बाइट का काम हमारे इंसीजर कैनाइन का है। वहीं पर हमारा जो प्रीमोलार और मोलार है इनका काम इसको च्यू करना, इस तरह च्यू करना, जिससे जो फूड मटेरियल है वो प्रॉपर तरीके से हमारे माउथ के अंदर ही ब्रेक होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो आप क्या देखो, समझ में फंक्शन आपको, इंसीजर का काम है बाइट करना, प्रीमोलार और मोलार का काम है आपके खाने को ग्राइंड करना। ग्राइंड का मतलब होता है छोटा करना, समझ में, छोटे छोटे टुकड़े में। आप जब रोटी खाते होगे कई बार और ऐसे चबाते हो तो आपने कई बार देखा होगा कि रोटी जो होती है वो गीली हो जाती है मुंह में, मॉइस्ट लंप उसको बोलते हैं।
अगर उसका देखा जाए तो सर वो गीली कैसे होती है रोटी? क्योंकि हमारे बक्कल कैविटी में टंग के नीचे रीजन में होता है सैलिवरी ग्लैंड, और सैलिवरी ग्लैंड से एक जूस निकलता है जिसका नाम होता है सलाइवा, और सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है टाइलिन। शॉर्ट फॉर्म हम बोलते हैं PTYLIN, टाइलिन उसे शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, पी साइलेंट होता है, जो हमारे मुंह के अंदर ही हमारे फूड में प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल में करने का काम स्टार्ट कर देता है। याद आया आपको, मैंने पहले वीडियो में कहा था कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का ब्रेकिंग शुरू हो जाता है हमारे माउथ के अंदर ही। नो इसके बाद हमारा जो फूड मटेरियल होता है वो हमारे इस फूड कैनाल में एंट्री मारता है। इस फूड कैनाल को हम बोलते हैं ईसोफेगस, ठीक है। इस ईसोफेगस को हम कॉमन लैंग्वेज में फूड पाइप भी बोलते हैं। इस फूड पाइप के अंदर हमारा खाना आता है और इस फूड पाइप के अंदर ही हमारे डाइजेस्टिव जूसेस मिक्स होते हैं। उसके बाद क्या होता है, अब देखो आपने बक्कल कैविटी देख लिया, आपने ईसोफेगस देखा। ईसोफेगस में हमने देखा था पहले वीडियो कि हमारे मसल्स के अंदर कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा ईसोफेगस तो फूड पतला होकर आगे, जब वो रिलैक्स होता है आगे सरक जाता है, और इस तरीके से कंटिन्यू हमारा फूड मटेरियल जो होता है वो धीरे धीरे करके हमारे यहाँ पर पहुंच जाता है। अब आपको जो मैंने ईसोफेगस के बारे में बताया, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ईसोफेगस का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होना, इसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इस मूवमेंट की वजह से हमारा जो फूड होता है वो हमारे ईसोफेगस से हमारे स्टमक के पास पहुंचता है। अब एक इंपॉर्टेंट नोट और याद रखो कि हमारे ईसोफेगस के जस्ट पीछे होता है हमारा विंड पाइप, और हमारे विंड पाइप के ऊपर एक लीड होता है। लीड मतलब ढक्कन बोलते हैं ना, जैसे वॉल। वो क्यों होता है जानते हो? विंड पाइप का मतलब क्या होता है? हवा वाला पाइप। नाक से हम हवा लेते हैं, नोस्ट्रिल से, वो हमारे कहा जाता है विंड पाइप के अंदर जाता है। तो फूड मटेरियल हमारे विंड पाइप के अंदर ना जाए उसको प्रिवेंट करने के लिए उसके ऊपर लीड होता है, जस्ट उसके बिहाइंड में। नो अब यहाँ पे जब आपका फूड मटेरियल आता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका स्पिंस्टर होता है। स्पिंस्टर एक प्रकार गेट कीपर, वो वॉल खुलता है तो फूड आपके ईसोफेगस से स्टमक के अंदर गिरता है। और जब हम स्टमक की बात करते हैं तो स्टमक हमारा ये रहा स्टमक, ठीक है। हमारे स्टमक के अंदर भी डाइजेस्टिव जूस होते हैं, ठीक है, और वो डाइजेस्टिव जूस कौन होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा हमारे स्टमक के अंदर तो म्यूकस, MUCOS, म्यूकस होता है, ठीक है, और डाइजेस्टिव जूस होते हैं। हमारे म्यूकस के अंदर डाइजेस्टिव जूस भी होते हैं। नाउ दैट सर वो डाइजेस्टिव जूस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो बच्चों अभी मैं बाद में लिख रहा हूँ, जस्ट यहीं पर हमारे स्टमक के अंदर, चलिए कोई बात, इसको मैं रख कर रहा हूँ, ठीक है ना। हमारे स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं वो ट्रिप्सिन, पेप्सिन और लाइपेज, इस तरीके से होते हैं। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के काम आता है। ट्रिप्सिन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने में काम आता है, ठीक है, और लाइपेज जो होता है वो फैट मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने में काम आता है। ना ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है जब ये ब्रेक होता है तो ब्रेक हो किसका क्या बनता है? ग्लूकोज, ठीक। प्रोटीन जब ब्रेक होता है ये बनता है अमीनो एसिड, और जब फैट ब्रेक होता है तो ये बनता है फैटी एसिड। ना तो सर स्टमक करता क्या एक्चुअली में? तो स्टमक जो है, स्टमक के अंदर हमने कहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो हमारे खाने में एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हमारे स्टमक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चर्निंग ऑफ फूड होता है। चर्निंग ऑफ फूड सर मुझे समझ में नहीं आया। तो क्या आपने मम्मी को कभी मिक्सर के अंदर टमाटर की चटनी पीसते हुए देखा है या फूड? तो जैसे मिक्सर में घूमता है तो आपकी टमाटर की चटनी कैसे मिक्स होती है, स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होती है।
सेम उसी तरीके से आपका स्टमक भी आपके फूड मटेरियल को पहले तो अपने माउथ में ऑलरेडी ब्रेक कर दिया होता है टीथ ने, उसको और चर्निंग करके छोटा पार्टिकल्स में बना देता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो हमारे खाने के अंदर एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। नाउ अब क्या हो गया सर, फूड की चर्निंग भी हो गई। नाउ चर्निंग के बाद जब आपका फूड मटेरियल आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने वाला रहता है, वहीं पर आपके लीवर, देखो लीवर विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, आपका लीवर जो होता है वो ऑलमोस्ट रेडिश कलर का होता है। आपके लीवर के ऊपर एक छोटा सा पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जिसमें से निकलता है बाइल जूस। ठीक है, इस बाइल जूस का फैट को क्या करता है, बाइल जूस फैट को ब्रेक डाउन करता है, फ्लैट मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करता है, नंबर 1। नंबर 2, आपके स्टमक से जो फूड निकलने वाला रहता है वो ऑलमोस्ट कैसा रहता है, एसिडिक रहता है। ठीक है, उस एसिडिक को अल्कलाइन, आपका जो बाइल जूस होता है ना बेटा, वो इसमें अल्कलाइन मीडियम क्रिएट करवाता है, अल्कलाइन मीडियम क्रिएट करवाता है, जिससे कि आपका खाना बड़ी आसानी से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला। और यहाँ पर भी स्पिंस्टर होता है, याद रखो नेचर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, फ्री में ऐसा कुछ नहीं चला, हर जगह प्रोटेक्शन होती है। फिर आपका जो फूड मटेरियल होता है, बाइल जूस का तो हमने देख लिया कि फैट मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करता है, एसिडिक मीडियम को कम करने के लिए अल्कलाइन मीडियम क्रिएट करता है, जिससे आपका फूड बड़ी आसानी से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाए। नाउ अब अगर आप देखो तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के एंट्री के यहाँ पर एक क्रीमी लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं पैनक्रियास। ठीक है, पैनक्रियास होता है और पैनक्रियास से एक जूस निकलता है, डाइजेस्टिव जूस, जिसका नाम होता है इंसुलिन। अब इस नाम को बहुत से लोग जानते होंगे आज के जमाने में, क्योंकि आज के जमाने में बहुत से लोगों को डायबिटीज होता है, और डायबिटीज जब होता है तो लोग कहते हैं इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। ठीक है, मैं इसे रब कर रहा हूँ, ये आपने टीथ का काम भी देख लिया था, आपने पेप्सिन लाइफ के स्ट्रक्चर निकाला, स्टमक की चर्निंग देख ली। नाउ इंसुलिन निकलता है पैनक्रियास से। ठीक है सर, ये इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन जो होता है इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ शुगर। ठीक है, ये शुगर लेवल को मेंटेन करता है हमारी बॉडी के अंदर। जो भी हमारे फूड मटेरियल के अंदर शुगर बन के आया, किसी में जाता है कार्बोहाइड्रेट, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है इंसुलिन। अब ये भी ध्यान रखो, इंसुलिन आपकी बॉडी में सफिशिएंट लेवल में होना चाहिए। अगर इंसुलिन कम हुआ, प्रोडक्शन कम हुआ पैनक्रियास से, तो भी डायबिटीज होता है, और अगर पैनक्रियास से ज्यादा इंसुलिन ज्यादा पैदा हुआ तो भी डायबिटीज होगा। क्यों होगा सर, अगर इंसुलिन कम पैदा होगा तो शुगर कम डाइजेस्ट होगा, बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, तो ये होगा टाइप 1 डायबिटीज। अगर बॉडी में ज्यादा इंसुलिन निकल गया तो ब्लड से शुगर की कमी हो जाएगी, आपका जो इंसुलिन है वो ज्यादा शुगर एब्जॉर्ब करेगा, और तब आपको होगा टाइप 2 डायबिटीज, जिसमें आपको बहुत ज्यादा मीठा खाने का फिर मन पड़ेगा। दोनों डायबिटीज खतरनाक है, इसलिए हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं। अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन रखिए, बीमारियों से बचे रहिए। अब इसके बाद चलते हैं अपने खाने को लेकर के स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। नाउ जब हमारा फूड मटेरियल स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चलता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे फिंगर लाइक छोटे छोटे प्रोजेक्शन होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं विली। क्या बोलते हैं इनको, विली। और ये जो विली होते हैं ना बच्चों, these विलीज आर सराउंडेड बाय ब्लड वेसल्स। ठीक है, यहाँ पर ब्लड वेसल होते हैं। सर इसका रोल क्या होता है, तो क्योंकि देखो आपके स्टमक में ना ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल होता है, चर्निंग ऑफ फूड होता है, मगर एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो अब क्या हो गया, अब आपका फूड मटेरियल स्टमक से निकल के कहां पर आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और जैसे आपका फूड मटेरियल स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है, तो विली का काम होता है एब्जॉर्प्शन का, जिसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, तो विली क्या करता है, विली एब्जॉर्ब करता है। क्या क्या एब्जॉर्ब करता है, सब कुछ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, जो फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं इनटू अमीनो एसिड, इनटू फैटी एसिड, इनटू ग्लूकोज। और जब ये कन्वर्ट हो जाते हैं तो विली को बड़ी आसानी से एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो ब्लड वेसल है, जिनके अंदर कौन फ्लो हो रहा है, ब्लड,
ब्लड क्या करता है? ब्लड इस एब्जॉर्ब मटेरियल को हमारे बॉडी के सेल्स के पास ले जाता है, बॉडी के सेल के पास ले जाता है और बॉडी के सेल्स को एज पर द रिक्वायरमेंट वो मटेरियल प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, हमारी बॉडी सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। याद रखो, हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है, वो ग्लूकोज हमारे बच्चों सेल्स के अंदर ना, हमारे सेल के अंदर एक इस टाइप का कोटोरी लाइक स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसको इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, इससे हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। जानते हो क्यों कहते हैं? क्योंकि जब विली डाइजेस्टेड मटेरियल ब्लड के थ्रू सेल के पास लेकर के आता है, तो सेल में जो ग्लूकोज मिक्स होता है, वो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन शुरू होता है और उसका कंप्लीट ब्रेक डाउन जो होता है वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। याद रखो, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रेब साइकिल, ठीक है ना, उसको नाम दिया जाता है क्रेब साइकिल। तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल होता है। तो सर क्या हो गया? हमने देखा कि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन था, उसने क्या किया? उसने फिंगर एप्रेशन मिली थे, उन्होंने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सबको एब्जॉर्ब कर लिया और एज पर द रिक्वायरमेंट ब्लड में पहुंचने के बाद जिस सेल को जितनी जरूरत उतना सबने ले लिया, क्योंकि हमने पढ़ा था कि प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर वियर एंड टियर ऑफ द बॉडी। फैट मॉलिक्यूल, जिसको हम बोलते हैं एडिपोज टिश्यूज, हमारी बॉडी में फैट सेल होते हैं, तो उनके पास से फैटी एसिड जाता है। दूसरी बात, ये फैटी एसिड जो होता है हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। जब हम उपवास रखते हैं तो हम लोग खाना बहुत कम खाते हैं, तो उस दिन हमारी बॉडी में जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो पूरा जो होता है वो फैटी एसिड करता है। ठीक, अब जब मटेरियल डाइजेस्ट नहीं होता, तो जो रिमेनिंग जितना एब्जॉर्ब हो गया एब्जॉर्ब हो गया, अब रिमेनिंग जो मटेरियल था वो कहाँ पहुंचता है? फिर लार्ज इंटेस्टाइन के पास। ध्यान रखो, स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल भले बोलते हैं, मगर इसकी लेंथ ऑलमोस्ट 6.5 मीटर होती है। इसकी लेंथ, एवरेज लेंथ, फिक्स नहीं, एवरेज, एज पर द एनिमल उसकी साइज के अकॉर्डिंग ये चेंज हो सकता है। सो इसको स्मॉल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका डायमीटर छोटा होता है। लार्ज इंटेस्टाइन, नाम लार्ज मतलब बहुत बड़ा नहीं, आपका लार्ज इंटेस्टाइन सिर्फ 1.5 मीटर लेंथ में होता है, बट क्योंकि इसका डायमीटर बड़ा होता है करके इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। और जब लार्ज इंटेस्टाइन में आपके फूड मटेरियल पहुंचता है, तो वहां पर भी एब्जॉर्प्शन शुरू होता है, वहां पर भी वाटर प्लस सॉल्ट एब्जॉर्ब होते हैं, और बाकी जो मटेरियल बचता है वो आपके रेक्टम में आकर के जमा हो जाता है। ये आपका रेक्टम यहाँ जमा हो जाता है, और फिर एज पर द मॉर्निंग अपॉइंटमेंट, जो हमारी बॉडी की बहुत अच्छी बात है, जैसे हमें घर में कचरा रखना पसंद नहीं है, वैसे हमारी बॉडी को अपने अंदर कचरा रखना पसंद नहीं है। हमारी बॉडी एज पर द टाइम आ जाता है तो इस एनएस के थ्रू वेस्ट मटेरियल को बॉडी के बाहर निकाल देती है। तो रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल इज आल्सो नोन एज एक्सक्रीशन और इजेशन। ठीक है, आई होप कि आपको ये डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग समझ में आया होगा, आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, अब आप कहोगे सर आपने ह्यूमंस का तो बता दिया, बट एनिमल्स के बारे में क्या? और सर टीथ के बारे में आपने कहा हमारे पास 4 टाइप के टीथ होते हैं, बिल्कुल सही, बट हाँ ये कंडीशन जान लो कि जब एक बच्चा जन्म लेता है, मतलब बेबी इज बोर्न, ठीक है, तो जब आप बच्चे होते हो ना, तो ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ के बाद आपको टीथ आने शुरू होते हैं बच्चों को। उस टीथ को हम बोलते हैं मिल्क टीथ, या उन्हें टेम्पररी टीथ भी बोलते हैं। ठीक, और जब बच्चा 6 ईयर का हो जाता है, उसके बाद मिल्क टीथ फॉल डाउन होना स्टार्ट होते हैं, और उनकी जगह पर नए टीथ आते हैं जिनको हम बोलते हैं परमानेंट टीथ। ठीक ना, अभी जो परमानेंट टीथ आते हैं हमारे, ये परमानेंट होते हैं, ये गिरे तो भैया नए टीथ आने वाले नहीं है। सर गिरते कैसे हैं, रीजन बता दीजिए, गिरने का कोई तो रीजन होगा, तो ये हर काम का रीजन होता है। हमारे टीथ गिरने का रीजन हमारी गंदी आदत होती है, हमें चॉकलेट खाने का बड़ा शौक है, सब कुछ खाने का शौक है, खाइए, किसने मना किया है? बट एटलीस्ट गुड हैबिट ये है कि खाने के बाद मुंह को रिंस जरूर कीजिए। सर रिंस का मतलब क्या? कुल्ला करना, गांव में कहते हैं कुल्ला करना। यस, पानी पीकर गार्गलिंग कीजिए, उसको थूक दीजिए, नंबर 1।
नंबर 2, मॉर्निंग में उठने के टाइम के बाद ब्रश कीजिए और रात को सोने के पहले, बिस्तर पे जाने से पहले ब्रश कीजिए 2 टाइम बस। सर ऐसा क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप खाना खाते हो, रात को ब्रश करके नहीं सोते हो, तो आपको लगता है सारा खाना मेरे पेट में चला गया। नहीं, कुछ फूड मटेरियल आपके दांतों में चिपके रह जाते हैं और आपके मुंह के अंदर होते हैं बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया आपके फूड मटेरियल को सड़ाते हैं और एक पर्टिकुलर टाइप का एसिड प्रोड्यूस करते हैं, फॉस्फोरिक एसिड टाइप। और वो एसिड क्या करता है? वो एसिड हमारे दांतों को सड़ाता है, हमारे दांतों को घिसता है। एक साइंटिफिक वर्ड तो करोड़ करता है, हमारे दांतों को सड़ा देना। ठीक है, दांतों में होल बन जाना, कैविटी बन जाना, काले काले दांत में काले कीड़े दांत में जमा हो जाते हैं, ये सारी प्रॉब्लम आती है। और यही रिजल्ट होता है कि फिर बाद में हमको दांत निकलवाने पड़ते हैं। अब ये भाई देखो, दांत निकलने के बाद जो दर्द, जो तकलीफ होती है, वो तो उसको ही मालूम होगा जिसके दांत निकले होंगे। और अगर आपने आदत नहीं सुधारी तो सारे दांत निकल जाते हैं। फिर क्या होता है? बुड्ढे जैसा हालत हमारी होती है। और फिर कुछ भी खाना है तो हमें डेंचर यूज करना पड़ता है। सर डेंचर क्या है? डेंचर मतलब होते हैं आर्टिफिशियल टीथ, नकली दांत, मुंह में लगा के फिर खाते हैं, उनको निकालते हैं। खास करके ओल्ड पीपल में होता है, मगर आज की यंग जनरेशन भैया बूढ़ों से कम नहीं है। आज की जनरेशन बहुत गंदी हैबिट फॉलो करती है। इसलिए प्लीज बी सेफ, दांतों की केयर करो, वरना बहुत दर्द होता है, रात को नींद नहीं आती है। मेरे बच्चे के साथ भी ऐसा हो चुका है, वेल एक्सपीरियंस। हमारे साथ भी तो हुआ होगा, बट अब हम गुड हैबिट फॉलो करते हैं, इसलिए हमारे दांत दर्द नहीं होते। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, सबको अपनी हेल्थ का केयर ध्यान करना है। ओके, गुड नाइट, शब्बा खैर। ध्यान में रखिएगा कि आपको आगे हम एक सेशन और होगा हमारा, क्योंकि आज हमने डाइजेशन इन ह्यूमन देखा है, फिर हम डाइजेशन इन एनिमल देखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए। उससे क्लियर होगा कि सर मैं अगर सब्जी खाता हूं, हरी सब्जी, पालक, मेथी, वो डाइजेस्ट क्यों नहीं होती, और एनिमल खाता है तो क्यों डाइजेस्ट हो जाती है। मैं घास क्यों नहीं खा सकता, एनिमल घास क्यों खाता है। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, आपको पक्का एंजॉयमेंट आएगा आगे सेशन में। तो थर्ड सेशन के लिए बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे हम नॉलेज बढ़ाते रहें। थैंक यू।